हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सेलर में। और आज की क्लास होने वाली सबसे खास, क्योंकि आज के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनाई गई सीढ़ियों के सिवाय कोई अतिक्रमण करता है तो दोष सिद्ध होने पर कितने दिन का कारावास उसको हो सकता है। अगर घर के सामने कोई नाली है, नाली के ऊपर सीढ़ी के अलावा आप किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण उसके ऊपर नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो सज़ा है वो है 3 माह से 3 वर्ष तक का कारावास उनको हो सकता है। ठीक है, ये किस अधिनियम कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 245 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक मार्ग की नाली के ऊपर बनाई गई सीढ़ियों के सिवाय यदि कोई व्यक्ति कोई अन्य स्थायी अतिक्रमण करता है तो ऐसी दोष सिद्ध होने पर उसे 3 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। परंतु न्यायालय निर्णय में उल्लेखित किए जाने पर इसको जो दंड है इसकी अवधि को कम भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका निधि का उपयोग किस धारा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो नगरपालिका निधि है वो है धारा 79 के अंतर्गत और उसका उपयोग है वो है धारा 80 के अंतर्गत। ठीक है, और जो धारा 81 है, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, धारा 81 है वो है इसका भुगतान, कि नगरपालिका निधि से किस तरीके से भुगतान किया जाएगा। इस तरीके से तीनों जो धाराएं हैं उनको एक साथ याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 12 का निम्न में से किससे संबंध है? जो धारा 12 है उसका संबंध किससे है? वार्डों की अवधारणा। तो नगरपालिका का जो निर्वाचन है और निर्वाचक नामावली, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जो निर्वाचन है वो है फ्रेंड्स धारा 11 के अंतर्गत, ये नोट करिएगा, और जो निर्वाचक नामावली है वो है धारा 13 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार किसी नगरपालिका क्षेत्र में किसके द्वारा उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? कोई नगरपालिका क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कोई क्षेत्र है, तो उसको औद्योगिक क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ये अधिसूचना जारी की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, और जब राज्यपाल उसको अनुमोदन कर देगा तो वो औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में वे निर्दिष्ट करे। यानी कि जहाँ औद्योगिक नगरी होंगी या फिर जहाँ छावनी बोर्ड होंगे वहाँ पे नगरपालिका का गठन मतलब नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में एक खबर थी कि जो राजस्थान के अजमेर की एक नसीराबाद छावनी है, उसको गवर्नमेंट ने उसको मतलब कि हटा दिया है छावनी के, और वहाँ पे अब नगरपालिका रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नसीराबाद छावनी कब बनी? वो सन 1818 के अंतर्गत नसीराबाद छावनी का निर्माण हुआ। तो ये उससे फैक्ट है कि अब नसीराबाद छावनी है, उसको छावनी का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है, अभी 2 दिन पहले की खबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो करंट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति निम्नांकित में से किसके द्वारा की जाएगी? जो फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी धारा के अंतर्गत है?
वो देखिएगा धारा 16 के अंतर्गत। ये फ्रेंड्स राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान किया गया है, जो राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से परामर्श करता है। धारा 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है धारा 17 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी। 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन, 17 के अंतर्गत जिला निर्वाचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन वसूल करने योग्य समस्त धन नगरपालिका के द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन किसमें जमा किया जाएगा? वो किया जाएगा नगरपालिका निधि में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो नगरपालिका से कोई भी धन होगा जो वसूला जाएगा वो किस रूप में वसूला जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जो वसूला जाएगा वो वसूला जाएगा भू राजस्व के रूप में वो वसूली की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार करों की वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा? करों की अगर वसूली के लिए उत्तरदायी होगा तो वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, और या तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा या मुख्य नगरपालिका अधिकारी ईओ या आरओ, जो भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ, उसके द्वारा वो कोई किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा, उन दोनों में से कोई भी, तो ए या फिर बी। ठीक है, और ये है फ्रेंड्स धारा 127 के अनुसार नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अधिनियम की धारा 102 और 103 इसके अंतर्गत जो कर हैं, एक बार नोट करिएगा, 102 के अंतर्गत जो कर हैं बाध्यकारी कर और अन्य कर, 103 के अंतर्गत हैं अन्य कर, मतलब कि बाध्यकारी कर के अलावा। इन करों को ठीक तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से बाध्यकारी कर नहीं है या अन्य कर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने 4 कर दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो अन्य कर में नहीं है वो आपको छाटना पड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम क्रय अनुबंध नियम 1974 है। नगरपालिका बोर्ड के किस अधिकारी को 50 लाख की स्वीकृति देने की स्वीकृति प्राप्त है? यहाँ नगरपालिका बोर्ड की बात हुई है। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ बोर्ड। बोर्ड के अंतर्गत जो है आप जो नगरपालिका का जो अधिकारी होता है, या मैं कहूँ आयुक्त कोई भी, तो उसको जो स्वीकृति प्राप्त है वो केवल 1 लाख तक है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो नगरपालिका का अध्यक्ष होता है वो 5 लाख तक स्वीकृति कर सकता है। वित्त समिति के लिए 50 लाख तक की स्वीकृति वित्त समिति दे सकती है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, ये अधिनियम 14 के अनुसार, नियम नंबर 14 के अनुसार 1 लाख रुपए तक का जो व्यय है वो कार्यकारी अधिकारी यानी नगरपालिका के अंतर्गत आप ईओ जो होगा वो 1 लाख रुपए तक का किसी भी व्यय के अंतर्गत स्वीकृति दे सकेगा, और जो चेयरमैन होगा वो 25 लाख रुपए तक, और वित्त समिति 50 लाख रुपए तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी स्कीम या परियोजना बनती है तो वह किसको प्रस्तुत की जाएगी? अगर फ्रेंड्स कोई स्कीम बनाई जाती है तो वो किसको प्रस्तुत की जाएगी? वो नगरपालिका को। ठीक है, परियोजनाएं और स्कीम ये किसके अंतर्गत हैं? धारा 173। ठीक है, ये देखिएगा, मैंने बताया धारा 173 है, उसके अंतर्गत स्कीम और परियोजनाएं हैं। स्कीम और परियोजना
कोई भी स्कीम है वो धारा 173 के अंतर्गत है। 174 के अंतर्गत है कि स्कीम को लागू करना, स्कीम किस तरीके से लागू होंगी, उसको लागू करने का तरीका 174 के अंतर्गत है। यहाँ जो है वो बात कर रहा है कि 176 के अनुसार प्रत्येक नगर विकास उसके विचरित किए जाने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत की जाएगी। जब जो स्कीम है वो अनुमोदन के लिए किसको दी जाएगी? नगरपालिका को। ठीक है, यहाँ है स्कीम का अनुमोदन, स्कीम का अनुमोदन। तो स्कीम का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा? नगरपालिका के द्वारा। ठीक है, धारा 176। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर इन क्वेश्चन से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार सभी सदस्यों का निर्वाचन शून्य हो जाता है तो अगर सभी जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन शून्य हो जाता है तो क्या करेगी राज्य सरकार? नगरपालिकाओं को विघटित कर देगी। ये शक्ति है कौन सी? धारा 33। धारा 33 को पढ़िएगा। जैसे 31 और 32 के अंतर्गत है, देखिएगा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकाएं लगती हैं, निर्वाचन याचिका। 32 के अंतर्गत अगर उनसे सदस्य हटाए जा सकते हैं और अगर सदस्य जो हटाए गए हैं उनकी संख्या 2/3 हो गई, जैसे 30 वार्ड थे और उसमें से अगर 20 सदस्य आपके न्यायपालिका ने या कोर्ट के द्वारा या उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगा के उनको हटा दिया गया, तो अगर 2/3 सदस्य हट गए तो राज्य सरकार जो होगी वो नगरपालिका को भंग कर देगी या विघटित कर देगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 33 के अनुसार जब कभी नगरपालिका के सभी सदस्य या उसके सदस्य की कुल संख्या के 2/3, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, नोट करिएगा कि 2/3 सदस्य से अधिक सदस्यों का निर्वाचन अगर खारिज हो जाता है, खारिज कब होगा? धारा 31 और 32 के अंतर्गत। अपील किए जाने के बाद शून्य घोषित कर दिया जाता है या उनका निर्वाचन खारिज हो जाता है, उनका उनकी जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। तो अगर 2/3 सदस्य अगर हट जाते हैं अपने पद से या त्याग पत्र दे देते हैं तो वो नगरपालिका को विघटित कर सकेगी या नगरपालिका को भंग कर सकती है, फिर उसके दोबारा चुनाव करवाने आवश्यक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।